नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले BTSC ANM 8,938 का जो पोस्ट का वैकेंसी आने वाला है आपका जुलाई में, उसका थर्ड पार्ट हम लोग देखने वाले। तो जो लोग भी अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पूरे क्लास को देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच कितने समय का अंतर होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा और इसको अच्छे से रट जाइएगा। तो बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के जो बीच का अंतर होता है वो 4 घंटे का होता है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि WHO के पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के जो बीच 4 घंटे का अंतर होता है। यदि प्रसव की प्रगति एक्शन लाइन को पार कर जाती है तो इसका मतलब यह है कि प्रसव में देरी हो रही है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने या सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एलेक्पिसिया में गर्भवती महिला को दौरे यानी कि सीजियर रोकने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस इसका क्या है, चलिए बताइए। ऑप्शन में है आपका डाइपेजियम, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर लेवेटालोल। तो चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दौरे रोकने के लिए जो ड्रग होता है वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, MgSO4। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्लेम्पसिया यानी कि गंभीर उच्च रक्तचाप के साथ दौरे आना में दौरे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी और पहली दवा मैग्नीशियम सल्फेट होती है। इसकी विषाक्तता होने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि PPH यानी कि प्रोस्तर रक्तस्राव की रोकथाम के लिए जो है कि प्रसव की तीसरी अवस्था में सक्रिय प्रबंधन यानी कि AMTSL का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑक्सीटॉक्सिन का प्रशासन। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो AMTSL का एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में सबसे महत्वपूर्ण कदम शिशु के जन्म के पहले 1 मिनट के भीतर जो है कि ऑक्सीटॉक्सिन के 10 IU देना चाहिए। यह गर्भाशय को सिकोड़ता है और इसे भारी रक्तस्राव से रोकता है। अगला क्वेश्चन कि नवजात शिशु पूर्ण जीवन में छाती के दबाव और वेंटिलेशन का अनुपात क्या होना चाहिए। ये हम आपको सेकेंड पार्ट में भी आपको ये बताए हुए क्वेश्चन थे। तो ये जो होता है कि आपका 3/1 होता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो टॉप स्टडी हेल्प के तरफ से आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट और 1 लाइनर PDF का एक बुक लॉन्च किया गया है। तो ये आपको दोनों आपको 199 में मिल जाएगा। तो अगले संडे से जो है कि आपका व्हाट्सएप पे एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो कि आपका जब तक एग्ज़ाम न ख़त्म हो जाए तब तक आपको हर संडे को आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे, और आपको वहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ाम वाला फील आएगा और आपको सेम वैसे ही एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और इसका प्राइस ओनली 199 रुपीज़ रखा गया है। तो जो लोग को भी अगर ये प्रैक्टिस सेट और 1 लाइनर क्वेश्चन चाहिए, जिसमें आपको 2500 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ से आपका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट और 1 लाइनर क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहा 9110979442। और ये मतलब उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो पेमेंट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल देंगे। उनको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, जहाँ पे प्रैक्टिस सेट का हर संडे को लिंक डाला जाएगा और आपको वहाँ पे उसके शाम में ही आपको या आपको उसी समय रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और टॉप 10 में जो बच्चे आएंगे उनका नाम हम यूट्यूब के वीडियो में हर शाम को उसका नाम दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि कोल्ड चेन में ऊष्मा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील वैक्सीन कौन सी है।
यानी कि कोल्ड चेन में उष्मा यानी कि हीट के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरल पोलियो वैक्सीन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओपीवी सबसे अधिक हीट सेंसिटिव यानी कि गर्मी से खराब होने वाली वैक्सीन है, इसलिए इसे -20 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि फ्रीजर में स्टोर किया जाता है। इसके विपरीत हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जमने के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की शुरुआत में फोलिक एसिड की कमी से शिशु में मुख्य रूप से कौन सा जन्मजात दोष हो सकता है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो फोलिक एसिड की कमी से शिशु में जो मुख्य रूप से नवजात दोष हो सकता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फोलिक एसिड की कमी से शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में रुकावट आती है, जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे स्पाइना बिफिडा भी कहा जाता है। इसलिए गर्भावस्था के की योजना बनाते ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉपर टी यानी कि इंटोटाइन डिवाइस लगाने का सबसे आम दुष्प्रभाव यानी कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि कॉपर टी लगाने का जो है दुष्प्रभाव क्या है? तो ये जो है कि योनि से अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लडिंग ज़्यादा आना आपका इसका दुष्प्रभाव होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी यानी कि आईयूसीडी लगाने के बाद महिलाओं में सबसे आम शिकायत माहवारी के दौरान अधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग और दर्द का होना है, जबकि इसका सबसे गंभीर लेकिन दुर्लभ दुष्प्रभाव गर्भाशय का फटना होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिशप स्कोर का उपयोग किस स्थिति के आकलन के लिए किया जाता है? तो बिशप स्कोर का उपयोग जो है वो किस स्थिति के आकलन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रसव शुरू करने के लिए गर्भाशय ग्रीवा यानी कि कैर्विक्स की तैयारी के लिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिशप स्कोर यह बताता है कि महिला का शरीर प्रसव यानी कि लेबर इंडक्शन के लिए कितना तैयार है, और इसमें सर्विक्स का फैलाव यानी कि डायलेशन, कोमलता स्थिति और भ्रूण के सिर की स्थिति इसमें मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार बीमारी का संरक्षण जो है वह किस वाहक द्वारा होता है? तो कालाजार बीमारी का जो संरक्षण है वो आपका सेंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कालाजार रोग लिस्मेनिया डोवेनवानी नामक परजीवी से होता है और यह बालू मक्खी के काटने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में फैलता है, और यह बिहार में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रीविडिया का सबसे प्रमुख और क्लासिक लक्षण क्या है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन और क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए कि इसमें पूछ क्या रहा है। कि जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे प्रमुख और क्लासिक लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण जो होता है वो बिना दर्द की योनि से ताज़ा रक्तस्राव होना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में जुड़ जाता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविडिया कहते हैं, और इसका मुख्य लक्षण जो है वो गर्भावस्था से अंतिम महीने में बिना किसी दर्द के अचानक चमकीला और लाल रक्तस्राव होना ही इसका मेन लक्षण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोस्कोर और मैरास्म कुपोषण में मुख्य अंतर किस लक्षण के आधार पर पहचाना जाता है? तो ये जो पहचाना जाता है वो शरीर पर सूजन की वजह से पहचाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग जल्दी जल्दी इस क्लास को ख़त्म करेंगे वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो क्वाशियोस्कोर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है, जिससे शरीर यानी कि विशेषकर पेट और पैरों में पानी भर जाता है और सूजन आ जाती है। मैरामस कैलोरी की कमी से ये होता है, जिससे बच्चा एकदम सूख कर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉट्स थेरेपी के तहत क्षय रोग यानी टीबी के कैटेगरी 1 के मरीजों का सघन चरण जो है वो कितने महीने का होता है?
तो टीबी के कैटेगरी 1 के मरीजों का जो संघन चरण जो होता है वो 2 महीने का होता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डॉट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स में कैटेगरी 1 के मरीजों का पूरा इलाज जो है कि वो 6 महीने का होता है, जिसमें 2 महीने का संघन चरण में होता है, जिसमें 4 दवाइयाँ आपको यहाँ पे फ्री दी जाती है और 4 महीने का निरंतर चरण भी इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंटॉक्स परीक्षण करने के बाद उसका परिणाम पढ़ने के लिए कितने घंटे का समय एकदम सटीक माना जाता है। तो मेंटॉक्स टेस्ट करने के बाद उसका परीक्षण पढ़ने के लिए आपको वहाँ पे 48 से 72 घंटे का सटीक समय माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग यानी कि टीबी के संक्रमण का पता लगाने के लिए मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है और यह सुई यानी कि आईडी इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे के बाद त्वचा पर उभरते हुए चकत्ते को इसको मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनों दिनों तक आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। तो ये जो एक गर्भवती महिला को कम से कम जो है कि 180 दिन यानी कि 6 महीने तक दी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिला को गर्भ अवस्था की दूसरी तिमाही यानी कि 4 मंथ से शुरू करके कम से कम 180 दिनों तक रोजाना एक गोली फोलिक एसिड की खानी होती है। अगला क्वेश्चन है कि रूल ऑफ 9 का उपयोग किस चिकित्सीय स्थिति के आकलन के लिए किया जाता है। तो रूल ऑफ 9 का जो उपयोग होता है वो जलने के मामले में किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो रूल ऑफ 9 का जो उपयोग आ गया अन्य किसी चीज़ से जले हुए मरीज के शरीर का सतह यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया को मापने के लिए किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है कि वह जला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य एमनियोटिक द्रव सूचांक का स्तर कितना होता है। तो सामान्य एमनियोटिक द्रव सूचांक का जो स्तर होता है वो आपका 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के चारों ओर मौजूद तरल पदार्थों को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इसका सामान्य सूचांक जो है 5 से 25 सेंटीमीटर होता है। यदि यह 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो इसे ओलियोहाइग्नोमिनियोस और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो पोलियोहाइड्रोमिनियोस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंगारू मदर केयर देते समय एक बार में कम से कम कितनी अवधि तक केएमसी देना आवश्यक होता है। तो ये जो है कि 1 घंटे के अंदर देना होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केएमसी का जो मुख्य उद्देश्य प्री मेच्योर समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले बच्चे को माँ के शरीर की गर्माहट देना है और इसे एक बार में कम से कम 1 घंटे तक देना चाहिए, ताकि बच्चों के शरीर का तापमान स्थिर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि माँ के पहले गाढ़े पीले दूध यानी कि कोलोस्ट्रम में शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन बी यानी कि आईजीए अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। कोलेस्ट्रॉल में मुख्य रूप से आईजीए यानी कि सेक्रेटरी आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, जो नवजात शिशु की आंतों में एक सुरक्षात्मक परत बना देती है और इसे बाहरी संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि गर्भनाल यानी कि यूम्बिलिकल कोड में कितनी रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे 2 धमनियाँ और एक सिरा होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जन्म के समय एक सामान्य गर्भनाल में 3 रक्त वाहिका होती है, 2 अम्बिलिकल धमनियाँ जो भ्रूण से अशुद्ध रक्त ले जाती है और एक अम्बिलिकल सिरा जो कि प्लेसेंटा से भ्रूण तक शुद्ध रक्त को पोषण लाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रे एक्लेम्पसिया के 3 मुख्य लक्षण क्या है। प्रे एक्लेम्पसिया के जो प्रमुख 3 लक्षण हैं वो होता है उच्च रक्तचाप, एडिमा यानी कि सूजन, और पेशाब में प्रोटीन। तो ये आपका तीनों लक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्री एलेक्सिया गर्भाशय की एक गंभीर जटिलता है। यदि किसी गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और शरीर यानी कि चेहरे, हाथ, पैर पर सूजन आ जाए और पेशाब यानी कि यूरिन में प्रोटीन निकलने लगे तो ये प्री एलेक्सिया के संकेत हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में मासिक धर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना मेडिकल भाषा में क्या कहलाता है। तो इसको जो है मेडिकल भाषा में मेनोपॉज कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ आमतौर पर 45 से 50 वर्ष की आयु में जब महिला के अंडाशय हार्मोन बनना बंद कर देते हैं और मासिक धर्म अस्थायी रूप से रुक जाता है तो उसे मोनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति कहते हैं। जिसे पहली बार मासिक धर्म आने का मोनार्चे कहते हैं। जब पहली बार मासिक धर्म आता है तो उसे मोनार्चे कहते हैं। आप मतलब उसको भी याद रखिएगा, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला है कि पोस्टमार्टम ब्लूज का असर आमतौर पर डिलीवरी के बाद कितने दिनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। तो पोस्टमार्टम ब्लूज यानी कि बेबी ब्लूज का जो असर आमतौर पर डिलीवरी के बाद जो होता है वो 10 से 14 दिनों के बाद ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिशु के जन्म के बाद हार्मोन बदलावों के कारण जो है कि माँ को उदासी, चिड़चिड़ापन और रोने का मन करता है, जिसे पोस्टमार्टम ब्लूज कहते हैं। और यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो बिना किसी दवा के 10 से 14 दिनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के कपाल यानी कि स्कूल का जो अग्रभाग होता है आमतौर पर किस उम्र में भरता है। तो ये हम आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताए हुए थे कि जब बच्चे का जो आगे का सर देखिएगा वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का होता है, वो कितनों दिनों में भरता है। तो वो भरता है 12 से 18 महीने में। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के सिर के ऊपरी हिस्सों पर जो मुलायम जगह गड्ढा होता है उसे फोंटानेल कहते हैं, जिसे पीछे का हिस्सा 1.5 से 2 महीने में भर जाता है, जबकि आगे का जो बड़ा हिस्सा होता है वो 12 से 18 महीने यानी कि 1 से 1.5 साल में पूरी तरीके से वो भर जाता है या बंद हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में मुख्य रूप से रक्त के किस घटक में भारी गिरावट आती है। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन तो इजी ही रहेगा, बस उसको थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में जो है मुख्य रूप से रक्त के किस घटक में भारी गिरावट आती है। तो ये आती है प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स जो है कि आपका यहाँ पे पूरा डाउन हो जाता है यानी कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार में वायरल प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगता है। जब प्लेटलेट्स की संख्या खतरनाक स्तर से नीचे गिर जाती है तो शरीर के अंदर रक्तस्राव यानी कि ब्लडिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से है। और ये अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सके कि मिशन इंद्रधनुष जो है उसका संबंध किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से है। तो चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो जाएगा कि सार्वभौमिक टीकाकरण। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाने के लिए की गई थी जिसे नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं, ताकि उन्हें 7 से अधिक जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शिशु को किस मार्ग यानी किस रूट और कितनी मात्रा में दी जाती है। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो शिशु को 0.5 ml और वो IM द्वारा यानी कि मस्कुलर यानी कि मांस में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की खुराक 0.5 ml होती है, जिसे शिशु की जांघ के मध्य बाहरी हिस्से यानी कि एंट्रोलेटम एस्पेक्ट ऑफ मिड थिंग में यानी कि इंस्ट्रामुक्सर यानी IM मार्ग मतलब होता है कि आपका एक होता है IM और एक होता है IV, और IV बताना है कि आपका कहाँ पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में
इंटूस्पेशन नामक आंतों की जो बीमारी का क्लासिक मुख्य लक्षण क्या है? चलिए बताइए कि बच्चों में इंटूस्पेशन नामक आंतों की जो बीमारी का क्लासिक लक्षण है वो क्या है? तो वो हो जाएगा आपका लाल करंट जैसी जेली जैसा मल। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जब आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अंदर खिसक कर फंस जाता है तो उसे इंटूस्पेशंस कहते हैं। इस स्थिति में जो बच्चे के मल में खून और म्यूकस मिलकर आता है जो रेड करंट जेली जैसा दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो ऑक्सीटोसिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गर्भाशय का संकुचन और स्तन से दूध बाहर निकलना। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं पोस्टीरियर प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और यह प्रसव के दौरान यह गर्भाशय यानी कि यूट्रस को सिकोड़ता है और स्तनपान के समय यह दूध को नसों से बाहर धकेलने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक स्वस्थ गर्भवती महिला को पूरी गर्भावस्था के दौरान जो है कि सामान्य वजन वृद्धि कितनी होती है? तो एक गर्भावस्था महिला को पूरी गर्भावस्था के दौरान सामान्य वृद्धि वजन यानी कि नॉर्मल वेट गेन कितना होता है? तो वो 11 से 16 किलो वेट जो है कि आपका गेन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक सामान्य बीएमआई वाली महिला का पूरी गर्भावस्था 9 महीने के दौरान औसतन 11 से 16 किलोग्राम वजन बढ़ना स्वस्थ माना जाता है। इससे कम वजन बढ़ना शिशु के कुपोषित होने का संकेत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोटिडोटिफॉर्म मोल की पहचान अल्ट्रासाउंड में किस रूप में होती है? तो इसकी जो पहचान होती है अल्ट्रासाउंड के दौरान वो अंगूर के गुच्छे जैसे छाले से होती है। तो ऑप्शन जो बी है कि आपका ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोरल प्रेगनेंसी एक असामान्य गर्भावस्था है जिसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है बल्कि प्लेसेंटा की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़कर पानी से भरे छोटे छोटे छालों का रूप ले लेती है जो अल्ट्रासाउंड में अंगूर के गुच्छों जैसा दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी कि पीपीएच का सबसे प्रमुख और सामान्य कारण क्या है? पोस्टमार्टम हार्मोन हैज जिसको हम पीपीएच कहते हैं उसका सबसे प्रमुख और सामान्य कारण क्या है? तो उसका सामान्य कारण गर्भाशय की ऑटोनी यानी कि गर्भाशय का न सिकुड़ना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीपीएच जो है प्रसव के बाद 500 ml से अधिक खून बहना के लगभग यानी कि 80% मामलों का कारण जो है वो ट्यूराइन ऑटोनी होता है। इसका मतलब है कि प्रसव के बाद गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ कर कठोर नहीं हो पाती है जिससे खून बहना बंद नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जन्म के तुरंत बाद एक स्वस्थ नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर यानी कि नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए? तो ये जो होना चाहिए आपका 30 से लेकर 60 मिनट प्रति सेकंड तक। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक नवजात शिशु यानी कि नियोनेट वयस्कों की तुलना में बहुत तेजी से सांस लेता है। जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चों की जो श्वसन दर है 30 से 60 सांस प्रति मिनट के बीच होती है और 60 से अधिक श्वसन दर को टैकिपनिया कहते हैं जो कि खतरे का संकेत है। अगला क्वेश्चन कि अपगार स्कोर में नवजात के स्वास्थ्य के आकलन के लिए किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो अपगार स्कोर में जो है नवजात स्वास्थ्य को आकलन के लिए पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अवसार में जो है वह 0 से 10 तक जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट बाद लिया जाता है। इसमें 5 चीज़ों की जांच ली जाती है जिसमें आपका होता है रंग, हृदय गति, रिफ्लेक्स की मांसपेशियों का टोन और आपका इसमें सांस और रक्तचाप भी इसमें रक्तचाप शामिल नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये आपका 350 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आईसीएमआर के अनुसार एक सामान्य महिला को गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में भ्रूण के विकास के लिए प्रतिदिन अपने सामान्य आहार के अलावा अतिरिक्त 350 प्लस केल्विन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्तनपान के दौरान यह 600 प्लस केल्विन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेंडविलमनबर्ग पोजीशन जो है वह मुख्य रूप से मरीज के किस स्थिति में दी जाती है? तो ये जो दिया जाता है शॉक या निम्न रक्तचाप होने पे, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेंडनबर्ग पोजीशन में मरीज को पीठ के बल लिटाया जाता है और इसके पैरों के हिस्से को सिर के हिस्से से 15 से 30 डिग्री ऊपर उठा दिया जाता है। यह स्थिति शॉक या बहुत कम ब्लड प्रेशर वाली मरीजों में मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तक खून का प्रभाव बढ़ाने के लिए दिया जाता है। सूतिकावस्था की सामान्य अवधि प्रसव के बाद कितने समय तक मापी जाती है? तो सूतिकावस्था का सामान्य अवधि जो है प्रसव के 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन तक समय तक मानी जाती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा के बाहर आने से पहले से लेकर अगले 6 सप्ताह यानी लगभग 42 दिन तक के समय की सूतिकावस्था कहा जाता है। इस अवधि में महिला के प्रजनन अंग यानी कि मुख्य रूप से गर्भाशय अपनी गर्भावस्था से पहले वाली सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोटा वायरस वैक्सीन की जो खुराक और उसे देने का मार्ग क्या है? चलिए बताइए कि रोटा वायरस वैक्सीन की जो खुराक है और उसे देने का मार्ग क्या है, आपको दोनों बताना है। वह आपके एग्जाम में कोई एक सा ही पूछ दे तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 5 बूंद, और ये मुंह के द्वारा दिया जाता है जैसे कि पोलियो का दवा पिलाया जाता है बच्चों को उस तरीके से। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की पहली खुराक शिशु को खसरे के टीके के साथ 9वें महीने में दी जाती है, इसकी मात्रा कितनी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो मात्रा होता है वो 1 लाख IU होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की पहली खुराक 9 महीने पर खसरे के टीके के साथ दी जाती है जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। इसके बाद 16 महीने से लेकर 5 साल तक हर 6 महीने में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 2 ml की खुराक दी जाती है। कुल 9 में खुराक 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट की दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिशु मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण क्या है? चलिए इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समय से पूर्व जन्म और कम वजन होना। तो ऑप्शन डी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1 साल से कम उम्र के बच्चों यानी कि शिशुओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण उसका समय से पहले पैदा होना और जन्म के समय वजन का 2.5 किलो से कम होना लो बर्थ वेट का सबसे बड़ा कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेगेल के नियम के अनुसार EDD संभावित प्रसव तिथि निकालने का सही सूत्र क्या है? तो इसका जो सही सूत्र है वो अंतिम महामारी का पहला दिन प्लस उसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़ा जाता है। तो यही आपका इसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिलीवरी की संभावित तारीख यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जानने के लिए नाइग्लेस रूल का इस्तेमाल होता है। इसमें महिला की अंतिम महामारी के पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे और ऑफ LMP के 9वें महीने और 7 दिन जोड़ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना जिसको हम JSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए कि जननी सुरक्षा योजना है जो जिसको हम JSY भी कहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है
संस्थागत प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। JSY जो है कि आपका 2025 में शुरू किया गया था, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है, और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने के लिए नकद प्रोत्साहन देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोकना है, को कम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र के दौरान ओव्यूलेशन यानी कि अंडाणु का निकलना किस हार्मोन के अचानक बढ़ने के कारण होता है? तो ये जो कारण होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है, तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कि ओवरी से मैच्योर अंडे के बाहर निकलने को ओव्यूलेशन कहते हैं, जो आमतौर पर 28 दिन में चक्र में 14वें दिन होता है, और वह ल्यूनाइटमिक हार्मोन यानी कि LH के स्तर पे अचानक बहुत तेजी से वृद्धि होने का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्राइकोमोनिडिसिस योनि संक्रमण का क्लासिक लक्षण क्या है? तो ट्राइकोमोनिसिस योनि के संक्रमण का जो क्लासिक लक्षण है वो आपका पीला हरा और झागदार स्राव होता है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइकोमोनिसिस एक यौन संचारित संक्रमण यानी कि STI है, जो कि ट्राइकोमोनस वेजिलेंस नामक परजीवी से होता है, और इसका सबसे स्पष्ट लक्षण योनि से बहुत अधिक बदबूदार पीले हरे रंग का झागदार स्राव होना होता है, और खुजली होता है, और सफ़ेद दही जैसा स्राव इसमें कैंडलियन यीस्ट संक्रमण में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसव की द्वितीय अवस्था यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर के दौरान पेरिनियम को फटने से बचाने के लिए कौन सी सर्जिकल प्रक्रिया की जाती है? तो ये जो सर्जिकल प्रक्रिया की जाती है जिसे हम एपिसियोटोमी कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो शिशु के सिर के बाहर आते समय क्राउनिंग के दौरान योनिक और गूदा के बीच हिस्से यानी कि पेरिनियम को फटने से बचाने के लिए डॉक्टर द्वारा जो एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है उसे एपिसियोटोमी कहते हैं। इसका सबसे आम प्रकार मीडियोलेटरल यानी कि मीडियोलेटरल होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार मानव शारीरिक अंग और प्लेसेंटा को किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? तो ये पीले डब्बे में डाला जाता है, तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल के कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार किसी भी मानव शरीर के अंग यानी कि ऊतक टिश्यू खून से सने हुए यानी कटने या प्रसव के बाद निकलने वाला प्लेसेंटा के हमेशा पीले रंग के डिब्बे में डालकर उसको स्मृगीकरण के लिए भेजा जाता है, यानी कि भस्मीकरण के लिए उसे भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एक गर्भवती महिला को पूरी गर्भावस्था के दौरान कम से कम कितनी बार ANC जांच करवानी चाहिए? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कम से कम उसको 4 बार करना चाहिए, हर 3 महीने में एक बार, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पॉलीहाइड्रोमेनियोस की स्थिति में एनीमियोटिक द्रव की मात्रा जो है सामान्यतः कितने से अधिक हो जाती है? तो ये जो हो जाता है वो 2000 ml यानी कि 2 लीटर से अधिक हो जाता है, तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के अंत तक सामान्य एमनियोटिक द्रव यानी कि गर्भ का पानी जो होता है 800 से 1000 ml होता है। यदि यह 2000 ml यानी कि 2 लीटर से अधिक हो जाए तो इस असामान्य स्थिति को पॉलीहाइड्रोमेनियोस कहते हैं। यदि यह 200 ml से कम हो जाता है तो इसे ओलियोहाइड्रोमोनिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह की पक्की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान होने वाले मधुमेह की यानी कि GDM की पक्की जांच करने के लिए आपको OGTT का टेस्ट किया जाता है, जिसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान 24 से 28 सप्ताह के बीच GDM की जांच के लिए OGTT किया जाता है, जिसमें महिला को 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोलकर पिलाया जाता है और 2 घंटे बाद रक्त में शुगर का स्तर मापा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के लिए भ्रूण का सबसे आम प्रेजेंटेशन कौन सा होता है जो सामान्य प्रसव के लिए सबसे अनुकूल है? तो वो होता है सिफलेकिक प्रेजेंटेशन, यानी कि सिर नीचे। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 95% से अधिक गर्भधारण में बच्चा डिलीवरी के समय सिफेलिक यानी कि सिर नीचे की ओर स्थिति में होता है। इसमें भी ऑब्रेक्टस यानी कि सिर की ऊपरी हिस्सा सबसे आम और सामान्य योनि प्रसव यानी कि नॉर्मल वेगिनल डिलीवरी के लिए सबसे सुरक्षित और प्रेजेंटेशन माना जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम को भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।